बुलंदी का नशा संतों का जादू तोड़ देती है। हवा उड़ते हुए पंछी का बाजू मोड़ देती है। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। नमस्कार, मैं कनक तिवारी। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे उस कहानी की शुरुआत होती है सन 2000 में। इस कहानी में एक बाहुबली नेता है जो कई बार विधायक रहा होता है, कई बार मंत्री रहा होता है। इस कहानी में एक खूबसूरत कवित्री होती है जो उन दिनों कवि सम्मेलन के मंचों पर अपनी बेबाकी और अपनी वीर रस की कविताओं के लिए पूरे देश में चर्चित रही होती है। आज हम बात करेंगे उसी घटना पर। उस कवित्री का नाम होता है मधुमिता शुक्ला, जिसकी 9 मई 2003 को लखनऊ के पेपर मिल में हत्या कर दी जाती है। और उस बाहुबली नेता का नाम होता है अमरमणि त्रिपाठी। गोरखपुर की नौतनवा से 6 बार विधायक रह चुके अमरमणि त्रिपाठी अपने दबदबा, अपने रुतबे के लिए पूरे प्रदेश में अपनी राजनीति में एक खास अहमियत रखते हैं। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, सभी में वे मंत्री रहे, सभी पार्टियों से विधायक रहे। पूर्वांचल में उनका एक खास रुतबा रहा होता है। लेकिन सन 2000 में एक दिन ऐसा आता है कि उस रुतबे को किसी की नजर लगती है। होता यूं है, एक कवि सम्मेलन होता है, उसमें बतौर कवित्री मधुमिता शुक्ला आमंत्रित होती हैं और बतौर मुख्य अतिथि अमरमणि त्रिपाठी आमंत्रित होते हैं। यह उन दोनों की पहली मुलाकात होती है। मधुमिता शुक्ला, उन दिनों सोशल मीडिया का युग नहीं था, फिर भी हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनीय जगत में, कवि सम्मेलनों के मंचों पर काफी प्रसिद्धि पा चुकी थी। बहुत कम आयु और बेबाक अंदाज, किसी पर भी टिप्पणी करने में ना चूकना, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हर व्यक्ति पर बेबाक अंदाज में अपनी बात कहने के लिए। उनकी कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर पड़ी हैं। आप उनको सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसा उस समय उनका रहा होगा, सन 2000 के करीब। अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला की मुलाकात एक कवि सम्मेलन में होती है। मधुमिता शुक्ला को कविता पढ़ते देखकर अमरमणि त्रिपाठी उसकी प्रतिभा से प्रभावित होते हैं और मधुमिता शुक्ला अमरमणि त्रिपाठी के रुतबे से प्रभावित होती है। दोनों लोगों के बीच में नंबर का आदान प्रदान होता है, वहीं एक दूसरे से बात होने लगती है। धीरे धीरे यह बातचीत कब अंतरंग घनिष्ठता में और अंतरंग घनिष्ठता कब संबंधों में परिवर्तित हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता है। 9 मई 2003 लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी, सुबह का 9-10 बजे का समय होता है। 2 लोग पेपर मिल कॉलोनी स्थित मधुमिता शुक्ला के घर पे आते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। देशराज, एक 14-15 साल का लड़का घर के अंदर से निकल के आता है और पूछता है कि कौन। उसमें से एक व्यक्ति अपना नाम सत्य प्रकाश बताता है और कहता है कवि सम्मेलन के संबंध में मधुमिता शुक्ला जी से बात करनी है। क्या घर हैं? देशराज कहता है जी वो घर हैं। दोनों शख्स घर के अंदर एंट्री करते हैं और मधुमिता शुक्ला के पैर छूते हैं। मधुमिता शुक्ला अपने नौकर देशराज से चाय बनाने के लिए कहती है। जब वो चाय बनाने के लिए अंदर जाता है, जैसे ही अंदर पहुंचकर चाय बनाना शुरू भी नहीं कर पाता है, तुरंत गोली की आवाज आती है। वह बाहर आकर देशराज, जो उनका नौकर होता है, वो देखता है तो मधुमिता शुक्ला के सीने पर गोली लगी हुई होती है और मौकाए वारदात पर उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। वह तुरंत मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला, जो लखनऊ में ही रहती थी, उनको फोन करता है और कहता है ऐसी ऐसी घटना हुई। निधि शुक्ला आती हैं और ये सब देखकर अवाक रह जाती हैं।
दौड़ी दौड़ी वह पास की निशातगंज पुलिस चौकी पर जाती हैं। पुलिस चौकी से सूचना वायरलेस के माध्यम से दी जाती है उच्चाधिकारियों को। पुलिस विभाग के सभी उच्चाधिकारी, यह घटना 9 मई 2003 की है। पुलिस विभाग के सभी उच्चाधिकारी उन दिनों लखनऊ में मुहर्रम की तैयारियों में व्यस्त थे। लखनऊ में मुहर्रम के बारे में कहा जाता है कि लखनऊ का मुहर्रम अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। मुनव्वर राना ने अपने शेर में कहा है मुहर्रम के बारे में, खासतौर लखनऊ के मुहर्रम के बारे में, कि लखनऊ में जब मुहर्रम होता है तो लखनऊ बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ईरान में हो। तो उनका एक शेर है, उनकी एक किताब है मुहाजिर नामा, उसमें उनका एक शेर आता है कि मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता है। तो आप महसूस कर सकते हैं कि कितनी व्यस्तताएं और कितनी बड़ी तैयारियां करनी पड़ती होंगी। तुरंत स्थानीय अधिकारी उस वायरलेस का संज्ञान लेते हुए पहुंचते हैं, देखते हैं कि लड़की के गोली लगी और लड़की मर चुकी है। एसएसपी साहब उन दिनों लखनऊ के एसएसपी अनिल अग्रवाल जी होते हैं। वह अपने जूनियर्स को कहते हैं कि निशातगंज पेपर मिल कॉलोनी में एक लड़की का मर्डर हुआ है, हाउस रॉबरी जैसा केस नजर आ रहा है, जाकर देखो। सभी अधिकारी वहां पहुंचते हैं। एसपी क्राइम उन दिनों राजेश पांडे जी होते हैं, बाद में एसएसपी भी रहे लखनऊ के। एसपी ट्रांस गोमती, ऐसे ही सारे अधिकारी जो होते हैं लखनऊ के, वो वहां मौके वारदात पे पहुंचते हैं। सब अपने अपने तरीके से देखते हैं, पूछताछ करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। अधिकारी पूछताछ कर ही रहे होते हैं, तब तक एसएसपी अनिल अग्रवाल भी मौके वारदात पर पहुंचते हैं और पूरी वही घटना की कैसे मर्डर हुआ, क्या हुआ, तो वही देशराज जो उनका नौकर था उसने बताया कि 2 लोग आए, दीदी के पैर छुए, दीदी ने कहा कि चाय बना कर लाओ। मैं अंदर चाय बनाने चला गया तो बाहर से एक धाए की आवाज आई। जब आया तो देखा कि दीदी रूम में पड़ी हैं और ब्लड निकल रहा है, उनके गोली लग चुकी है, वो मर गई। और मैंने फिर निधि शुक्ला को फोन किया, जो कि मधुमिता की बहन थी, वो आती हैं। एसएसपी अनिल अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया वहां पर निधि शुक्ला से कि निधि शुक्ला, कब ये मर्डर हुआ, आपको सूचना कब मिली और आपने पुलिस को सूचना कब दी? तो मर्डर और पुलिस को सूचना देने के बीच में लगभग 3 घंटे का अंतराल होता है। एसएसपी साहब निधि शुक्ला पर, जो मधुमिता की बहन है, उस पर सख्त रवैया अपनाते हैं और गुस्सा करते हैं। कहते हैं 3 घंटे तक आप क्यों पुलिस को सूचना नहीं दी? निधि शुक्ला कहती हैं कि सर वो ये इधर उधर की टाल मटोल करती हैं। एसएसपी साहब सख्त रवैया जब अपनाते हैं, क्यों सूचना नहीं दी? तो उसने कहा सर वो मंत्री जी को फोन कर रहे थे। कहा मंत्री जी? कौन मंत्री जी? उसने कहा सर मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी। एसएसपी साहब ने पूछा, कई बार प्रयास किया कि कौन मंत्री जी, कौन मंत्री जी, कौन मंत्री जी, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं थी कि कौन मंत्री जी। जब एसएसपी साहब ने और सख्त रूप अपनाया तो वो बोली, सर वो हम आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। एसएसपी साहब ने कहा, अनिल अग्रवाल जी हॉनेस्ट ऑफिसर हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के सम्मान के प्रतीक हैं और वो अपनी कार्यशैली के लिए सदैव सराहनीय रहे हैं। एसएसपी साहब ने कहा, यहाँ सब उच्च अधिकारी हैं पुलिस के, इसमें से किसके सामने आप बात नहीं करना चाहती हैं? आपको बात करनी है, इन्हीं लोगों के सामने करिए। उसने कहा सर नहीं, अकेले में। जब ज्यादा उसने प्रेशर किया तो जो उच्चाधिकारी थे उनको घर के अंदर बुला लिया, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। तब वो निधि शुक्ला ने एसएसपी साहब को बताया कि सर वो मंत्री अमरमणि त्रिपाठी जी से हम बात करना चाहते थे। कहा इसमें अमरमणि त्रिपाठी जी क्या कर लेंगे? आपको सूचना पुलिस को देनी चाहिए कि थी कि मंत्री जी को। निधि शुक्ला कहती है सर वो ये मधुमिता शुक्ला प्रेग्नेंट है और जो सर इसका पेट में फीटस है, जो पेट में बच्चा है, वो अमरमणि त्रिपाठी का है। इतना सुनना था कि सभी पुलिस अधिकारियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तब तक मीडिया भी बाहर आ चुकी थी। मीडिया के सभी जो लखनऊ के प्रसिद्ध सभी चैनल्स, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लखनऊ में सभी रहते हैं, सभी आ चुके थे। यह बात पत्रकारों के हाथ लग गई।
अगले दिन 10 मई को जब मधुमिता शुक्ला का पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम हो रहा था, अमरमणि त्रिपाठी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं। कभी मधुमिता शुक्ला की मां शांति देवी से बात करते हैं, कभी निधि शुक्ला से बात करते हैं, कभी उनके लोग शांति देवी से बात करते हैं, कभी उनके लोग निधि शुक्ला से बात करते हैं और बड़ी संवेदनात्मक कार्यशैली वहां पर दिखाते हैं। तब तक अखबारों की हेडलाइन बन चुकी थी कि निषादगंज पेपर में कॉलोनी में एक लड़की की हत्या हुई। लड़की की बहन ने बताया कि यह बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का है। 10 मई को पोस्टमार्टम के बाद मधुमिता शुक्ला की बॉडी उनके परिवार को सौंप दी जाती है। साथ में कुछ लोग और भी जो अमरमणि त्रिपाठी के होते हैं संवेदनात्मक तरीके से अपनी गाड़ी उनके परिवार के लिए देते हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं, ये सब चीजें होती हैं। लखनऊ से मधुमिता शुक्ला का शव लखीमपुर के लिए चल चुका था। तब तक उच्चाधिकारियों की जब आपस में बात हुई कि सर वो जो मधुमिता शुक्ला के पेट में फीटस था उसका सर सैंपल लिया गया कि नहीं लिया गया, एसएसपी अनिल अग्रवाल साहब तक ये बात पहुंची कि उसका सैंपल नहीं लिया गया है। तो एसएसपी अनिल अग्रवाल ने एसपी लखीमपुर को फोन किया क्योंकि एम्बुलेंस लखीमपुर की परिधि में प्रवेश कर गई थी। कहा कि वो गाड़ी कैसे भी हो जिसमें मधुमिता शुक्ला का शव जा रहा है, सैंपल लेना है, तुरंत वापस कराइए। रास्ते से वो एम्बुलेंस वापस हो जाती है, जिसमें रास्ते से जब एम्बुलेंस वापस की जाती है जिसका विरोध निधि शुक्ला, उनके परिवार के लोग और काफी लोग करते हैं। अमरमणि त्रिपाठी को भी ये बात पता चल जाती है कि रास्ते से एम्बुलेंस वापस की गई है। अमरमणि त्रिपाठी शायद ही पुलिस का कोई ऐसा अधिकारी या ब्यूरोक्रेट्स में कोई भी ऐसा अधिकारी रहा हो जिसको उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश ना की। उनका रुतबा उन दिनों सरकार में ऐसा था, उन दिनों बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी थी। रास्ते से गाड़ी वापस आती है, लखनऊ मेडिकल कॉलेज पहुंचती है। मेडिकल कॉलेज में उस फीटस का सैंपल लिया जाता है और सब परिवार को सौंप दिया जाता है। फीटस का सैंपल लेने के बाद एसएसपी लखनऊ अनिल अग्रवाल जी सीएमओ साहब को और सभी डॉक्टरों को सख्त हिदायत देते हैं। कहते हैं अगर इस सैंपल से किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ हुई तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे, घातक होंगे और ऐसी सजा मिलेगी कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। जिस लेबोरेटरी में सैंपल रखा जाता है वहां पुलिस के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगा दी गई। उन दिनों बहन मायावती जी देश से बाहर होती हैं, तब तक वो भी लौट कर आ जाती हैं और जब वो लौट कर आती हैं तब उनके आसपास के लोग बताते हैं कि मैडम आपकी अनुपस्थिति में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अमरमणि त्रिपाठी का नाम आया। अमरमणि त्रिपाठी को तलब किया जाता है, बहन जी उनको तलब करती हैं। अमरमणि त्रिपाठी काफी समय से राजनीति में थे, उनको पता था कि अपने नेता को कैसी बात की जाए, कौन सी बात की जाए कि जिससे उसे अपने पक्ष में किया जा सकता है। उन्होंने कहा ये सब पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये है वो है। ये सब हुआ। इसके बाद बहुत सारे अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए। इस केस ने काफी तूल पकड़ लिया। जब ये केस काफी गर्मी पकड़ने लगा तो ये जांच बहन जी ने सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई के डिप्टी एसपी राजा बालाजी जो एक निर्भीक, निडर और जिस काम को हाथ में लेते हैं उस काम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए वो अपनी कार्यशैली के लिए पूरे देश में चर्चित हैं। बालाजी जैसे ही उनको ये जांच सौंपी जाती है तुरंत वो लखनऊ आ जाते हैं। सरकारी गेस्ट हाउस में उनकी पूरी टीम रुकती है और इस केस से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अधिकारी जो शुरू से चौकी इंचार्ज से लेकर एसएसपी साहब तक, परिवार के सभी लोग, जिन का नाम या जो लोग इस केस में अब तक दृष्टिगत हो चुके थे, सबसे उन्होंने बात की। उन्होंने अमरमणि त्रिपाठी का ब्लड सैंपल लेने के प्रयास किए। अमरमणि त्रिपाठी उन दिनों बाहुबली थे, सत्ता में मजबूत पकड़ रखते थे, पूर्वांचल में उनका एक अलग रुतबा था। उन्होंने सैंपल देने से मना कर दिया।
सीबीआई की टीम वहां पहुंची, उस पेपर मिल कॉलोनी में पहुंची जहां मधुमिता शुक्ला जी रहती थी, जहां उनकी हत्या हुई थी। वहां उनके अंडरगारमेंट्स कलेक्ट किए, जिनसे साइन लिए गए, लेबोरेटरी हैदराबाद भेजा गया। तब तक सीबीआई अपनी जांच में संलिप्त ही थी। बहुत सारे दांव पेच खेले गए। बात यह आती है कि सीबीआई को जब पता चला कि सब एक एक पन्ने, जब सीबीआई एक एक परत खोल रही थी, तो सीबीआई जब अपने मुकाम पर पहुंच रही थी तो सीबीआई को हर चीज पता चल रही थी। तब जाकर सीबीआई को पता चला, जब वो जांच कर रही थी, कि इसका मर्डर क्यों हुआ। होता यूं है, 2000 में जब इन दोनों की मुलाकात होती है, उसके बाद जब इनकी घनिष्ठता होती है, मधुमिता शुक्ला को अमरमणि त्रिपाठी, क्योंकि पूरे प्रदेश में ये कद्दावर मंत्री होते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल उनका होता है, बड़ा विभाग उनके पास होता है, तो प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों में बुलाने लगे। गोरखपुर में भी कई बार बुलाया। गोरखपुर में अमरमणि त्रिपाठी का पूरा परिवार मधुमिता शुक्ला से परिचित था, क्योंकि बहुत सारे कवि सम्मेलन के बाद कई बार मधुमिता शुक्ला का अमरमणि त्रिपाठी के घर भी जाना हुआ। अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी का नाम मधुमणि त्रिपाठी, उनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। धीरे धीरे इन दोनों की अंतरंगता इतनी बढ़ गई कि ये दोनों के बीच में पति पत्नी जैसे रिश्ते कायम हुए। 2001 में मधुमिता शुक्ला प्रेग्नेंट हुई, जिसका गर्भपात हुआ। 2002 में दूसरी बार मधुमिता शुक्ला प्रेग्नेंट हुई, तब गर्भपात हुआ। 2003 में जब मधुमिता शुक्ला प्रेग्नेंट होती हैं, तब वो सख्त हिदायत दे देती है अमरमणि त्रिपाठी को कि इस बार हम किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करेंगे और इस बार हम इस बच्चे को लाएंगे। जब पहली बार मधुमिता शुक्ला प्रेग्नेंट होती हैं, तो मधुमिता शुक्ला अपनी बहन निधि शुक्ला के साथ अमरमणि त्रिपाठी के पास जाती हैं, और निधि शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी में काफी हॉट टॉक होती है। निधि शुक्ला कहती है कि मैं काफी गरीब परिवार की लड़की हूँ, हम लोग तो सामान्य घर से आते हैं, आप इतने बड़े आदमी हैं, दूनी उम्र के हैं, ये है वो, ये आपको शोभा नहीं देता है, हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, कहा जाता है। तभी वो पेपर मिल कॉलोनी, जहां मधुमिता शुक्ला की जिस घर में हत्या होती है, वो घर अमरमणि त्रिपाठी उसे देते हैं। अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को पता चलता है कि इन लोगों के कितने अंतरंग संबंध हैं। सुनते हवा उड़ती है, धीरे धीरे मधुमणि तक बात पहुंचती है कि अमरमणि त्रिपाठी ने मधुमिता शुक्ला को कोई फ्लैट लेकर दिया है पेपर मिल कॉलोनी में। मधुमणि त्रिपाठी अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी है। अमरमणि त्रिपाठी से पूछती है, क्या आपने कोई फ्लैट लेकर दिया? अमरमणि त्रिपाठी कहते हैं, मेरी छवि खराब करने के लिए राजनीति में ऐसे प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वो तब से अमरमणि त्रिपाठी पर नजर रखने लगी, उनके साथ रहने वाले लोगों को कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सब बताते हैं। वो पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता शुक्ला का जहाँ आवास होता है, उसी के 2-4 मकान छोड़कर एक आदमी रहता है, मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र सिंह को मधुमिता शुक्ला कहती हैं कि तुमको एक काम दे रहे हैं, घर पे बुला के कहती हैं, और इस पर नजर रखना, बताना इसके घर कौन आता है, कौन जाता है। मानवेंद्र सिंह इस काम को बखूबी से अदा करने लगते हैं। कोई लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया, इसका नहीं पता, लेकिन वो नजर रखने लगते हैं। 2002 ठंडी की बात होती है। मानवेंद्र सिंह फोन करते हैं मधुमणि त्रिपाठी को कि मंत्री जी मधुमिता शुक्ला के घर आए हैं। मधुमणि कहती है, मैं भी आ रही हूं। मधुमणि अपनी गाड़ी से उस घर पे पहुंचती हैं। वहां कोई गाड़ी नहीं होती है, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी सिंगल आए थे, गाड़ी छोड़कर उनको चली गई थी। मधुमणि त्रिपाठी आती हैं, सीधे घर में घुसती हैं और पूरे घर की तलाशी लेने लगती हैं। घर में कोई नहीं मिलता है। फिर इन दोनों में काफी लड़ाई झगड़ा होने लगता है, बहुत हॉट टॉक होने लगती है। 2 महिलाओं की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और किन कारणों से हो रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कहां तक लड़ाई झगड़ा वो पहुंचा होगा। मधुमिता शुक्ला निधि शुक्ला को फोन करती हैं, वहीं से जिस समय लड़ाई आपस में चल रही थी कि मधुमणि आई हैं और ऐसा ऐसा कह रही हैं।
निधि शुक्ला वहां पर एक नजीब खान नाम के व्यक्ति को भेजती है, जो अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला दोनों की अच्छी बॉन्डिंग थी। उससे नजीब खान पहुंचते हैं, वो समझा बुझाकर मधुमणि त्रिपाठी को वहां से ले जाते हैं। सीबीआई अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है तो उसमें ये लिखा है कि जिस दिन मधुमणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला के घर गई थी तो अमरमणि त्रिपाठी उसी घर में थे और गद्दे के नीचे छिपे हुए बैठे थे। ये सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में सबमिट किया। ये 2002 की ठंडी की बात है। उसके बाद इन दोनों में काफी आए दिन फोन पर गाली गलौज होने लगा। गाली गलौज की पराकाष्ठा हो गई। दिन में 4-4, 5-5 बार एक दूसरे को फोन करके गाली गलौज देना। धीरे धीरे अप्रैल का वक्त होता है। इन दोनों में काफी गाली गलौज होने लगता है, बातचीत होने लगती है। मधुमिता शुक्ला बात ही बात में गुस्से में कहती है कि तुम्हारे पति ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, 2 बार एबॉर्शन करा चुका है, उस बार भी मैं प्रेग्नेंट हूं, लेकिन इस बार मैं किसी भी तरीके से समझौता नहीं करूंगी। मधुमणि त्रिपाठी को ऐसा लगा उसके अहंकार को ठेस पहुंची है। उन दिनों उसका एक कैसा भी कजन था, रिश्तेदार था, रोहित चतुर्वेदी नाम का व्यक्ति। वो रोहित चतुर्वेदी को बुलाती है और पूरी बात बताती हैं, ऐसा ऐसा है। वो कहते हैं इसको खत्म कर दो। रोहित चतुर्वेदी कहता है अरे हम कैसे कर सकते हैं, मंत्री जी का उनके घर आना जाना है, ये है वो है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। मधुमणि उन पर काफी प्रेशर डालती है, रोज कहती है कि उसको खत्म करो खत्म करो खत्म करो। तो कहता हम बिना मंत्री जी से पूछे ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। 14 अप्रैल का दिन आता है, अंबेडकर जयंती होती है, 14 अप्रैल 2003। उस दिन क्योंकि ये बसपा से विधायक थे, बसपा से मंत्री थे, तो इनके घर पर C2 लॉरेंस कॉलोनी, ये हजरतगंज में पीछे को है, ये हजरतगंज की मेन सड़क के पीछे की एक BVIP कॉलोनी है। समृद्धशाली लोग काफी रहते हैं उसमें। C2 लॉरेंस कॉलोनी, वहां भी इनके घर पे काफी भीड़ थी, काफी लोग आए थे क्षेत्र से, प्रदेश से। उस दिन मंत्री जी से रोहित चतुर्वेदी समय निकालकर पूछता है कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, क्या राय है आप? अमरमणि त्रिपाठी 2-3 बातें कहते हैं रोहित चतुर्वेदी से। एक तो मेरा नाम ना आए, दूसरी कि जिस दिन इस घटना को अंजाम देना उससे पहले मुझे बता देना, मेरा लखनऊ में होना आवश्यक नहीं है, मुझे लखनऊ में नहीं रहना चाहिए उस दिन। तीसरी, किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप से ये न पता चले कि मेरे उससे किसी भी प्रकार से संबंध रहे। 14 अप्रैल को मानवेंद्र सिंह को मधुमणि फोन करती है, पता करती है, तो पता चलता है कि 14 अप्रैल को ही उसके घर पे कुछ, उसके लखीमपुर की रहने वाली थी, उसके घर पे कुछ लोग आए हैं, 3-4 मेल हैं और कई रिश्तेदार आए हैं। तो उस दिन तो कुछ कर पाना मुश्किल था। रोहित चतुर्वेदी को जब अमरमणि त्रिपाठी की हरी झंडी मिल जाती है तो रोहित चतुर्वेदी प्रकाश राय और संतोष पांडे नाम के 2 व्यक्तियों से कांटेक्ट करता है और पूरी बात बताता है, ऐसे 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 करना है। ये लोग एक कवि सम्मेलन की वार्ता के माध्यम से जाते हैं। संतोष राय और प्रकाश राय और संतोष पांडे घर में घुसते हैं और जैसा कि आपको बता चुके हैं, घर में उनका नौकर होता है, उसकी हत्या कर देते हैं। सीबीआई ने ये पूरी बात अपनी जांच रिपोर्ट में सबमिट की है। जिस समय सीबीआई जांच कर रही थी उसी समय अमरमणि त्रिपाठी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि IIT कानपुर में पढ़ने वाले अनुज मिश्रा नाम के एक व्यक्ति से मधुमिता शुक्ला की शादी हो चुकी है।
और एक YN दीक्षित नाम के SI साहब होते हैं, सब इंस्पेक्टर, जो पहले अमरमणि त्रिपाठी की सुरक्षा वगैरह में या इनके घर पर कोई सुरक्षा में रहे थे। उनको सौंपा जाता है कि IIT कानपुर के 2 लड़के ऐसे तैयार करो जो ये चीज स्वीकार करें कि हाँ मेरे सामने हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में YN दीक्षित को जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो YN दीक्षित IIT कानपुर जाते हैं और जो लड़का अनुज मिश्रा है उसका रूम पार्टनर होता है ऋषि खरे, उसको पकड़ के लाते हैं और कहते हैं कि तुमको कहना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, हमारे सामने मधुता शुक्ला और अनुज मिश्रा की शादी हुई है। उसको इतना टॉर्चर करते हैं, इतना मारते पीटते हैं, वो बेचारा मजबूरी में कहता है कि हाँ हम कह देंगे, तब जाके उसे छोड़ते हैं। वो आके पूरी बात अपने IIT के निदेशक को बताता है। इस स्क्रिप्ट में एक पंडित तैयार किए जाते हैं, पंडित गंगा नारायण जी, एक नाई तैयार किया जाता है, और ये लोग पंडित गंगा नारायण और ये नाई वगैरह सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, कहते हैं हाँ हमने शादी कराई थी और हमारे सामने शादी हुई थी, लड़की की तरफ से 4-5 लोग थे, हमारी तरफ से हम थे, ये थे, नाई को कहता है। और पूरी स्क्रिप्टेड स्टोरी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने सुनाई जाती है। ये सुनते ही CBI सकते में आ जाती है। उधर ऋषि खरे जो अनुज मिश्रा का जिसका रूममेट था, जिसको झूठा गवाह बनाकर प्रस्तुत किया गया था, वो अपने निदेशक को बता चुका होता है कि सर ऐसा ऐसा किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। IIT के बहुत सारे स्टूडेंट IIT करने के बाद IAS बनते हैं, IAS की तैयारी करने लगते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। तो कानपुर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो IIT के बाद IAS किए थे और बहुत सारे उच्च पदों पर थे, PMO ऑफिस में थे। तो निदेशक साहब अपने उन स्टूडेंट से बात करते हैं जो बड़े बड़े पदों पर थे, PMO में थे, अन्य जगहों पर थे, और अपने विभागीय मंत्री से भी बात करते हैं। तब जाके बेचारे वो अनुज मिश्रा और ऋषि खरे सुरक्षित हो पाते हैं। ब्लड सैंपल बदलने के भरसक प्रयास किए गए, भरसक कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। CBI ने अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट की। जो अंडरगारमेंट्स CBI ने मधुता शुक्ला के घर से कलेक्ट किए थे, हैदराबाद लेबोरेटरी से उन पर अमरमणि त्रिपाठी के साइन मिले। वो साइन से सैंपल मैच किया गया, दोनों का DNA मैच हुआ। इस केस में रोहित चतुर्वेदी और अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, YN दीक्षित, संतोष पांडे, प्रकाश राय और सत्य प्रकाश, इन सभी लोगों को उम्र कैद की सजा होती है। ये कहानी शुरू होती है एक कवि सम्मेलन से और इसका खात्मा होता है यहाँ। स्थितियां ऐसी ही समय के साथ बदलती रहती हैं। महत्वाकांक्षा जब अति महत्वाकांक्षा का रूप ले लेती है, तब ऐसी घटनाएं होती। 24 साल की कवित्री की हत्या की गई क्योंकि उसको महत्वाकांक्षा थी। उस रॉब को देखकर वो प्रभावित हो गई थी जो अमरमणि के पास था। अमरमणि त्रिपाठी इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद, इतने बड़े पद पर होने के बावजूद, इतनी उम्रदराज होने के बावजूद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सके और पूरा परिवार, पूरी राजनीति खत्म हो जाती है। धन्यवाद। आज की कहानी यहीं तक। आप सबसे निवेदन है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें।
मैं कनक तिवारी फिर मिलता हूँ किसी नई कहानी के साथ।